अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज फिर चैप्टर नंबर 17 का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। तरतीब के लिहाज से देखा जाए तो इस चैप्टर का हमारा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने कल किया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और उसमें सारी डेफिनेशंस थी, उन डेफिनेशन को मिलाएं तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में कभी वो आया नहीं। लॉन्ग बन सकता है, आ भी सकता है, लेकिन आपने उसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तैयार करें। जब डेफिनेशन तैयार है तो वो लॉन्ग भी तैयार है। उसका लिंक आपको इससे पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है चैनल पर ही। सेकंड, आज चैप्टर का पहला वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इस चैप्टर के अंदर दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्सर पेपर में आते रहते हैं। उसमें से पहला हम आज करने जा रहे हैं और दूसरा कल या परसों जैसे हमें मौका मिलेगा वो तब करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन ये है, हम वही सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि उनके अंदर जब आप डिफॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स की जगह को चेंज करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि जब भी पोजीशन चेंज हो तो वहाँ पर क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, तो हमने उस एनर्जी का फार्मूला यहाँ पर क्या करना है, ड्राइव करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, समझाने के लिहाज से कुछ की पॉइंट्स लिख दिए हैं, कुछ साथ साथ आपको समझा दूंगा, साथ बातें नोट कर लीजिएगा, बाकी लिखा हुआ आपको लॉन्ग बेहतर मिल जाएगा। सबसे पहले इस लॉन्ग क्वेश्चन के बेसिकली दो हेडिंग बन सकती है, एक डेफिनेशन की, एक्सप्लेनेशन की। डेफिनेशन के अंदर आपने 2 से 3 बातें मैंने पहले कर दी, याद रखनी है। क्या बोला कि हमारे पास जब मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेस लगाकर आप किसी मटेरियल पर स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेन पैदा होता है, स्ट्रेन की वजह से वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। हमें उस एनर्जी का फार्मूला डिराइव करना है, यानी कि एनर्जी स्टोर इन वायर में एनर्जी स्टोर होती है कब भला? जब स्ट्रेस अप्लाई होता है और स्ट्रेन पैदा हो जाता है। क्लियर बात? और उसमें से क्या होता है, स्ट्रेन के होने से पोटेंशियल एनर्जी का इजाफा होता है। क्यों इजाफा होता है मैं भी बता चुका हूँ आपको। आप डीफॉर्म करते हैं, शक्ल को चेंज करते हैं, मॉलिक्यूल्स को उनकी जगह से हटाकर दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तो जब भी एक से जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, पोजीशन की चेंज हुई। जब पोजीशन की चेंज हुई तो वहाँ पर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुई। पानी को ज़मीन से उठाएं और उठाकर ऊपर लेकर जाएं तो पोजीशन चेंज की, तो वहाँ पर क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। क्लियर बात? तो गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। आपने ये बातें लिखनी है डेफिनेशन के अंदर कि एनर्जी स्टोर होती है एक वायर के अंदर, जो कि कहाँ से आती है, पोटेंशियल एनर्जी की गेन होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल अपनी डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं मीन पोजीशन से। तो वहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होती है उसका नाम है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल। टॉपिक के नाम से बात ज़ाहिर हो रही है, स्ट्रेन एनर्जी यानी कि स्ट्रेस लगाने के बाद चेंज वाली एनर्जी, क्योंकि मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज होगी। हमें इसका फार्मूला ड्राइव करना है, तो इसके फार्मूले को ड्राइव करने के लिए हम अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 4 आपका टॉपिक था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के अंदर दूसरा जो पार्ट था उसमें आपको बताया गया था कि अगर वेरिएबल फोर्स हो तो आप ग्राफिकल मेथड से कैसे वर्क निकाल सकते हैं। आज भी हम वही काम करने जा रहे हैं कि एक वेरिएबल फोर्स है, उसको ग्राफिकल मेथड यूज़ करके हमने यहाँ पर वर्क निकालना है। हाँ जी, वर्क क्यों निकालना है? क्योंकि हम फिज़िक्स को जब से पढ़ते आ रहे हैं हमें एक बात पता है कि कभी भी एनर्जी को डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जाता, हमेशा पहले वर्क निकाला जाता है। वर्क से एनर्जी, क्यों? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, के जितना वर्क उतना ही होता है जितनी आपकी वहाँ पर एनर्जी की चेंज होती है। तो इट मीन्स दैट कि इसमें भी हम वर्क निकालने जा रहे हैं। पहली बात, ठीक है बेटा, हमने वायर को स्ट्रेच किया, वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और साथ साथ फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे फोर्स बढ़ती जाएगी हमारे पास उस वायर स्ट्रेच होती जाएगी, उसमें एक्सटेंशन होगी, उसकी लेंथ में इजाफा होगा। तो उस लेंथ में जो इजाफा होगा उसका और फोर्स का बेटा हमने ग्राफ प्लॉट कर लेना है। ये ग्राफ आपका एक्सटेंशन एंड फोर्स के दरमियान प्लॉट कर लिया, यानी कि ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन फोर्स एंड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को एक्स एक्सिस पर और फोर्स को आपने वाई एक्सिस पर रखा। अब बेटा हमने देखा कि हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स बना लिए कि जब बेटा हमारे पास एक फोर्स की वैल्यू F1 के इक्वल थी तब उसकी एक्सटेंशन मेरे पास क्या थी, L1 थी। आपने फोर्स को बढ़ाकर F2 कर दिया तो बेटा उसकी एक्सटेंशन भी बढ़ जाएगी ना, तो वो बन जाएगी L2। आपने फोर्स को बढ़ाकर F3 कर दिया तो बेटा उसकी एक्सटेंशन मेरे पास क्या बन जाएगी, L3।
क्लियर बात बेटा। और इन सब को अगर मैं मिलाऊं तो मेरे पास एक ग्राफ की शक्ल बन जाती है जो सेम वैसी ही है जैसे आपका कल टॉपिक था स्ट्रेस स्ट्रेन एनर्जी कर्व, ये आपके पास आ गया। क्लियर बात बेटा। अब हमें वर्क मालूम करना है, तो वर्क का फार्मूला हम जानते हैं W = F.D, यानी कि हमारे पास वर्क का फार्मूला है FD cos थीटा। अब देखें बेटा, आपकी जिधर फोर्स लग रही है उस वायर की एक्सटेंशन भी उसी तरफ हो रही है, तो उसी तरफ होने की वजह से हम लिख सकते हैं कि W = FD cos 0। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इस फार्मूला FD या W = FL, F फॉर फोर्स, L फॉर जो उसमें एक्सटेंशन हुई है। अब हम करेंगे इस ग्राफ की डीपली स्टडी। ये तो है मोटी मोटी बातें जो आप शुरू में लिख देंगे आसान से। अब चलेंगे अगली बात। मैं चाह रहा हूं कि हमारे पास इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है L1 और F1, इसके दरमियान हम अपना ग्राफ ड्रा किया है। इसमें से वर्क की वैल्यू मालूम करें कि यहाँ वर्क किसके इक्वल है। अब देखें बेटा, 0 से फोर्स F1 हुई तो ये नहीं हुआ, जब अपने इसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ ना, मैं ऐसा फोर्स बढ़ा रहा हूँ, तो ये नहीं है कि मैंने अचानक ही फोर्स 20 न्यूटन की कर दी, नहीं। वो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और फिर 20 तक पहुंची। इट मीन्स है कि 0 से F1 के होने के दरमियान उसकी फोर्स कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ रही है। कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब फोर्स कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है तो मतलब वेरिएबल फोर्स हुई, और वेरिएबल फोर्स हुई तो आपको वो चैप्टर नंबर 4 वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाना चाहिए कि वेरिएबल फोर्स से वर्क निकालना हो तो हम क्या करते हैं। क्लियर बात। इसका मतलब ये होगा कि बेटा हमारे पास ये डिफरेंट स्टेप्स में 0 से F1 हुई तो हमारे पास यहाँ पर लेंथ भी बेटा ऐसे ही हल्की हल्की क्या होती जाएगी, चेंज होती गई। आगे बेटा बात समझ, जैसे जैसे वहाँ पर फोर्स बढ़ती गई और वो 0 से F1 तक पहुंची, वैसे ही एक्सटेंशन बढ़ती बढ़ती कहाँ तक पहुंची, 0 से L1 तक पहुंची। और इट्स नॉट डायरेक्टली, ये डायरेक्ट काम नहीं हुआ बल्कि स्टेप बाय स्टेप हुआ है। ठीक है बेटा। हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि बेटा यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर इस जगह की बात करते हैं कि एक फोर्स बढ़कर यहाँ तक आई और इसके अंदर जो एक्सटेंशन हुई वो किसके बराबर हुई, डेल एक्स के बराबर हुई। इस वक्त की जो फोर्स है, मैं फॉर एग्जाम्पल अपने समझने के लिए इसको कह देता हूँ F1 डैश कह देता हूँ। तो मेरे पास बेटा यहाँ पर वर्क क्या बना, W = F1 × डेल एक्स। क्लियर बात, यानी कि इस पॉइंट की बात की मैंने, इसकी बात की। अब बेटा आपको चैप्टर 4 का क्वेश्चन याद हो तो देखें, हमने यहाँ से बेसिकली वर्क निकालना है। हमारा जो मकसद है वो हमने वर्क निकालना है, वर्क F1 फोर्स हो एंड एक्सटेंशन L1 तक, यानी कि इसका वर्क निकालना है। और इसका वर्क भी बेसिकली डायरेक्ट नहीं आएगा, हर स्टेप का वर्क निकाला आएगा, यानी कि एवरी जो आपके पास स्टेप है, एवरी स्टेप ऑफ वर्क, उसका आपने क्या लेना है, उसका आप क्या लोगे, टेकिंग सम लोगे। जब आप उसका सम लोगे तब बेटा आपके पास क्या आएगा, इस पूरे सिस्टम का कौन सा भला, सिर्फ हम अभी पूरे ग्राफ की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहा हूँ L1 और F1 तक के, तब आपका वो वर्क आएगा। क्लियर बात बेटा। और उस वर्क को निकालने के लिए अब मैं अगर देखूँ फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास O है, इसे मैं कहता हूँ A, इसे मैं कहता हूँ B, तो मैं गौर से देखूँ तो मुझे पता लग रहा है कि ये जो जहाँ तक वर्क, ये F1 तक ये जो वर्क हुआ है, ये बेसिकली मेरे पास क्या शेप बन रही है, एक रेक्टेंगल की शेप बन रही है। मेरे पास क्या बन रही है, बल्कि ट्रायंगल की शेप बन रही है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंदर रहते हुए आपके पास क्या बन रही है, शेप बन रही है। किसकी शेप, शेप ऑफ ट्रायंगल। शेप ऑफ ट्रायंगल किस, कौन सी बोला, OAB। अब हमें पता है डिस्टेंस स्पीड का ग्राफ हो हमारे पास, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ हो, या फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो, तो हम एक बात जानते हैं कि जब भी ग्राफ बनाने का बेसिकली मकसद ये होता है कि उस ग्राफ के अंदर जो भी शेप रिप्रेजेंट हो रही होती है, उसी शेप का अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमें मुकम्मल वर्क, वेलोसिटी या स्पीड वगैरह फाइंड हो जाती है। यहाँ पर ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के दरमियान,
तो इसके अंदर जो भी शेप बनेगी वो आपको वर्क देगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हमने जब इसमें गौर से देखा हर स्टेप में कन्वर्ट करके तो ये मेरे पास एक एज ए फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल बन रही है, तो इसका जो वर्क होगा बेसिकली किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर होगा। तो मतलब यहाँ पर आपके पास जो वर्क डन कहाँ वाला F1 और L1 के दरमियान वो बेटा इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल के, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू क्या होता है मेरे पास, लेंथ मल्टीप्लाई विथ। यानी कि हमारे पास यहाँ पर देखें लेंथ क्या है मेरे पास O है या AB, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1/2 इंटू OA मल्टीप्लाई AB। ये आपके पास एरिया का फार्मूला किसी भी ट्रायंगल का OA मल्टीप्लाई AB, ठीक है। अब आपके पास 1/2 OA, आप O से A यानी कि L1 तक गए थे और बेटा आप A से B कहाँ तक गए थे, आप F1 तक गए थे, तो ये मेरे पास का फार्मूला आ गया वर्क का 1/2 F1 L1। क्लियर बात बेटा, ये मेरे पास फार्मूला आ गया, इसे आप कह दें क्या बोला, इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया। फिर सुने, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ आपको वर्क देगा, जो शेप बन रही होगी उस शेप का एरिया उसी वर्क के इक्वल होगा। यहाँ पर एक रेक्टेंगल की शक्ल बन रही है, हमने पूरे ग्राफ की बात नहीं कर रहे, मैं भी सिर्फ इस चीज़ की बात कर रहा हूँ जिसमें वेरिएबल फोर्स थी। वेरिएबल फोर्स की वजह से समाल पैचेस में कन्वर्ट कर लिया था, तो हर पैचेस के दरमियान इतना कम फासला था कि हमने कंसीडर कर लिया था कि यहाँ पर फोर्स क्या रही है, कांस्टेंट रही है, तो इसलिए हमारे पास ये ग्राफ मिल गया। अब बेटा ये आपके पास वर्क का ग्राफ और यही आपके पास क्या होगी, एनर्जी होगी। यही हमारे पास एनर्जी है किसके लिए, इस पैच के लिए। किस पैच के लिए, जो हमने निकाला है F1 और L1 के दरमियान। अब बेटा आगे थोड़ा सा एक एडिशनल वर्क किया हुआ है। एडिशनल वर्क ये किया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि इसी फार्मूले को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन टर्म ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस की टर्म में। हमारे पास फार्मूला है इलास्टिसिटी मॉडुलस E बराबर किसके होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के बराबर होता है, ठीक है बेटा। और स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन क्या है हमारे पास, E इज इक्वल टू स्ट्रेस फोर्स ओवर एरिया, यानी कि F1 ओवर एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। क्लियर बात। अब चेंज इन लेंथ क्या है, यहाँ पर एक बात समझ लें, F1 ओवर A चेंज इन लेंथ यहाँ से चेंज हुई L1 तक का आई, तो चेंज इन लेंथ L1 है और ओरिजिनल लेंथ मेरे पास क्या है, कैपिटल L है, तो मेरे पास फार्मूला आ गया F1 इंटू L A इंटू L1। क्लियर बात बेटा। और इसी में से आप F1 को निकाल लें तो बेटा आपके पास F1 किसके इक्वल आ जाएगा, E। हाँ जी बेटा, आपने F1 निकालना है, F1 ये रहने दे, मेरे पास क्या बन जाएगा, EA L1 ओवर कैपिटल L, ठीक है बेटा। और इस F1 के फार्मूले को यहाँ पुट कर दें तो बेटा आपके पास एक और एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा। तो ये बेसिकली फार्मूला निकालने के लिए हमने यहाँ पर इन द टर्म ऑफ मॉडुलस 1/2 F1 क्या आ गया, EA L1 ओवर L इंटू L1। ये क्या बन जाएगा, फार्मूला आ गया 1/2 EA L1 स्क्वायर ओवर कैपिटल L। ये मेरे पास स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला आ गया, ठीक है बेटा। ये बस क्या आ गया, स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला इन टर्म ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस। क्लियर। अब यहाँ एक बात, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, एक लास्ट चीज़ रह गई। मैंने क्या कहा कि ये ग्राफ से ये वाला हिस्सा लिया था, इस पर रेक्टेंगल बन रही थी। अगर बेटा आपने F2 तक जाना है, अगर आपने क्या करना है, F2 तक जाना है, तो बेटा ज़ाहिर बात है हमारे पास इसका जो चीज़ एरिया हो जाएगा वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, तो हमारे पास ये इसको लेंगे हम। तो जिस में भी आपने जाना है तो उसका जो एरिया बनेगा, जो उसकी शेप बनेगी, उस शेप का एरिया क्या होगा, उसके वर्क के इक्वल होगा। बेशक वो ट्रायंगल बने, बेशक रेक्टेंगल बने, बेशक ट्रेपेजियम बने। क्लियर बात बेटा। ग्राफिकली बेसिकली एक्सप्लेन निकालने का मकसद भी यही होता है, उसको निकालने में आसानी यही होती है कि जब ग्राफ डेवलप हो जाता है तो उसकी शेप देखते हैं कौन सी बन रही है, उस सिंपल शेप का एरिया का फार्मूला अप्लाई करें और अपना वो आंसर पुट कर लें। बेशक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो वहाँ से स्पीड ले लें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो वहाँ से वेलोसिटी ले लें, और
फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो तो वहाँ से क्या ले लें आप, वर्क ले लें। ये था हमारा टॉपिक आज का, थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क था, बाकी एक्सप्लेनेशन थी। उम्मीद है इसकी आपको समझ आई होगी। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।